अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बकिया तमाम वीडियोस भी आप तक पहुँच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर में से एक क्वेश्चन को आज सॉल्व करना है। आज दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जिसको हमने सॉल्व करना है। पार्ट 2 में हमारे पास टोटल केसेस जो हैं वो 2 हैं। अब 2 केसेस कौन से हैं ये हम आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और आपको बताएंगे कि ये जो केस हमारे पास अभी मौजूद है ये कौन सा है, ये भी डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा ये भी आगे देखते हैं हम वीडियो में। तो देखिए, सिनेरियो ये है कि हमारे पास जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएंगी तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमने करना क्या है कि हमने पहले डी वाई और डी एक्स को सेपरेट करना है। डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट करने के लिए मेरे पास ये जो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वैल्यू है, जो कि इधर मल्टीप्लाई में डी एक्स के साथ है, इसको मैं दूसरी साइड पे भेजूँगा तो ये हो जाएगी नेगेटिव। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x + y - 1 इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू 2x + y + 1 इंटू डी एक्स, और बाहर क्या लग जाएगा हमारे पास, एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब मुझे क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजूँगा, आके डिवाइड हो जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई के साथ, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मेरे पास इक्वेशन बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 2x + y + 1 ओवर 2x + y - 1। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो अब हमने जो है वो अपने वेरिएबल्स को डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट कर लिया है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट करने के साथ हमने देखा कि हमारे पास जो हमारे टर्म्स हैं इनके साथ हमारे पास लगा हुआ है नेगेटिव साइन। तो इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन जो हमने अभी लगाया वो लग गया, अंदर वाला नेगेटिव साइन अपनी जगह पे रहा, और हमारे पास आ गया 2x + y + 1 अपॉन में क्या है हमारे पास मौजूद, 2x + y - 1। तो इस वाले माइनस से ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। दैट इज़ डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x + y + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x + y - 1। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो में कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है 10.2 का, ये हमारे पास लॉन्ग में एक्सपेक्टेड है कि इससे एक लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा। तो जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं वो टोटल 4 पार्ट हैं, जिनमें से कोई एक एक्सपेक्टेड है कि पेपर में आ जाए। तो अब है ये कि ये 2 केसेस से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। अब पहला केस क्या है कि हमारे पास जो वेरिएबल हमें दिए हुए हैं x + y की फॉर्म में, इन वेरिएबल्स के जो कांस्टेंट नंबर हैं इनका रेशो क्या आ जाए, सेम आ जाए। और एक सिनेरियो ये है कि जिसके अंदर ये रेशो सेम ना आए। अब जो दूसरा केस है जिसमें सेम नहीं आता वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। फ़िलहाल जो हमारे पास केस चल रहा है वो ये है कि हमारे पास इन दोनों वेरिएबल्स के कांस्टेंट का रेशो जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब कांस्टेंट का रेशो सेम कैसे आएगा ये भी ज़रा आप देख लें कि हमारे पास ये जो टर्म है, आपको पता होगा कि जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है कांस्टेंट नंबर 2, इसको हम x के साथ वाले नंबर को a कंसीडर कर लें कि a बराबर है हमारे पास किसके, 2 के। ऊपर वाले x के वेरिएबल को हम कह रहे हैं, सॉरी कांस्टेंट को हम कह रहे हैं हम a1, और नीचे वाले के कांस्टेंट को हम कह देंगे a2। तो a1 बराबर है 2 के और a2 भी बराबर है किसके, 2 के। अगर मैं y के वेरिएबल को देखूँ तो y के वेरिएबल में मेरे पास क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो b से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो b1 ऊपर वाले y के साथ क्या मौजूद है, 1, और b2 नीचे वाले y के साथ क्या मौजूद है, 1। तो अगर मैं इनका रेशो लूँ, अगर मैं a1 अपॉन a2 का रेशो लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, a1 अपॉन a2 का रेशो, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज़ इक्वल टू 2/2, यानी कि आंसर क्या आया, 1। सिमिलरली अगर मैं b1 अपॉन b2 का रेशो लूँ, b1 अपॉन b2, तो आएगा 1/1, यानी कि वो भी आंसर क्या आ गया, 1।
तो मेरे पास सिनेरियो क्या क्रिएट हो गया कि A1 अपॉन A2 बराबर आ गया किसके, B1 अपॉन B2 के, क्योंकि दोनों के आंसर क्या आ गए हमारे पास 1। अब जब दोनों के आंसर हमारे पास 1 आ गए हैं तो अब हम याद रखिएगा जब भी दोनों के रेशियो सेम आ जाए तो हमारे पास एक नया वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, लेट z, हमने एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लिया z बराबर होगा हमारे पास किसके, जो हमारी टर्म थी 2x + y, सही, इसके बराबर। तो ये हमारे पास आ गया 2x + y के बराबर। अच्छा, ये सब काम करने का मतलब क्या है कि हमें बेसिकली इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास x सेपरेट हो और y सेपरेट हो, जो कि इस इक्वेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। सही है, dx के साथ x के सारे टर्म्स हों और dy के साथ y की सारी टर्म्स हों तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो x के साथ dy लगा हुआ भी आ जाएगा, सही है, और y के साथ dx लग के आ जाएगा, तो वहाँ पे सेपरेशन जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 2x + y को एक और वेरिएबल के बराबर कंसीडर कर लिया, उसको हमने क्या कंसीडर किया, z। तो मेरे पास z बराबर हो गया किसके, 2x + y के। अब जब मैंने नया वेरिएबल कंसीडर कर लिया तो मेरे लिए ज़रूरी ये है कि मैं इस नए वेरिएबल का डिफरेंशिएट भी मालूम करूं। अब डिफरेंशिएट कैसे मालूम होगा, मैं इस पे डिफरेंशिएट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या टर्म बनेंगी, मेरे पास टर्म बनेंगी dz/dx, ये मैं x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो dz/dx इज़ इक्वल टू 2x पे जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2, सही, और साथ में जब मैं y पे डिफरेंशिएट करूँगा तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy/dx, ये मैंने x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा भाई, हमारे पास अभी तक ये सॉल्यूशन यहाँ तक पहुँच चुका था, dz/dx बराबर हो गया किसके, 2 + dy/dx के। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये डेरिवेटिव तो मैंने निकाल लिया, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि भाई x का डेरिवेटिव कैसे आया, तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब हम x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाता है तो सिंपली होता क्या है कि उस वेरिएबल की पावर जो है वो हमारे पास आगे आके कांस्टेंट बन जाती है और पावर में से -1 करा दिया जाता है। लेट्स सपोज कि अगर मैं x का डेरिवेटिव ले रहा हूँ x के लिहाज से, x की रिस्पेक्ट से, तो क्या होगा, आंसर में क्या आएगा, ये जो x है इसकी पावर अभी क्या है मेरे पास 1, तो पावर बन जाएगी मेरे पास क्या चीज़, कांस्टेंट, पावर बन जाएगी मेरे पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट बनने के बाद क्या होगा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हो जाएगी, पहले से वो 1 है और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 × x की पावर 0, और x की पावर 0 1 के बराबर होगी, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। पहले से मेरे पास क्या लगा हुआ था इक्वेशन में, पहले से मेरे पास लगा हुआ था 2x, तो अभी मेरे पास 2 लगा हुआ है, तो x की जगह 1 आना था, तो 2 1 सा क्या हो गया 2, तो 1 हमने शो नहीं कराया, तो हमने जो है वो x का डेरिवेटिव डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था, तो वह आया था 1 के बराबर, तो 2 1 सा 2 + dy/dx। अब अगर मैं इस इक्वेशन से dy/dx की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy/dx इज़ इक्वल टू dz/dx -2। अब ये किस तरह बना, ये +2 था इधर, सिंपली उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो ये मेरे पास इक्वेशन में होंगे dy/dx। और हमने पिछले पेज पे जो डिस्कशन करी थी वो क्या थी कि हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी पीछे, -dy/dx इज़ इक्वल टू 2x + y + 1 अपॉन 2x + y -1। अच्छा, ये वीडियो के आखिर में मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो आपको उसमें भी देख के अंदाज़ा हो जाएगा बस। तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी dy/dx की, ये हमने अभी ऊपर निकाली है कि dy/dx किसके बराबर है, dz/dx -2 के। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके अलावा हमने ये भी सपोज़ किया था, आपको याद होगा कि z बराबर है किसके, 2x + y के, ये हमारी अजम्पशन थी पीछे। तो हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास dy/dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, dz/dx क्या है हमारे पास -2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x + y की जगह आ जाएगा z + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा z -1। अच्छा, अब माइनस को मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का dz/dx और साथ में माइनस प्लस का 2 इज़ इक्वल टू z + 1 अपॉन z -1। अच्छा,
माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने z को सेपरेट करना है, लेकिन z को सेपरेट करने से पहले हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। हमारे पास ये +2 मौजूद है, +2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा -2। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, dz/dx बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, z+1 अपॉन z-1। यहाँ पे हमारे पास आ गया -2। अच्छा, -dz/dx इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम एलसीएम करके इस नंबर को सॉल्व करेंगे। एलसीएम में मोस्टली कन्फ्यूजन रहती है, तो देखें वेरिएबल्स के एलसीएम में आप सिंपली इतना याद रखें कि जो आपका होल नंबर है उसके नीचे आप 1 सपोज कर लें। 1 सपोज करने के बाद क्या होगा कि नीचे के जो दोनों डिनोमिनेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेफ़्ट का डिनोमिनेटर राइट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और राइट का डिनोमिनेटर लेफ़्ट वाली वैल्यू के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं देखूं तो नीचे वाली वैल्यूज़ क्या हैं, z-1 इंटू 1, तो मेरे पास आंसर सिंपली आना है z-1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो 1 है ये इधर आके डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा z+1 से, तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये z+1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। -2 जो ऐसे ही लगा रहेगा। अब ये जो इधर का डिनोमिनेटर जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -2z-1। अब सिंप्लीफाई कर लें, z+1 -2z-2 अपॉन z-1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, z माइनस का 2z, आपके पास बचेगा माइनस का z। अच्छा, अब हमारे पास क्या मौजूद है, सॉरी ये माइनस प्लस का 2 था। अच्छा, प्लस का 1 और प्लस का 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस का 3 अपॉन में क्या मौजूद होगा मेरे पास, z-1। ऊपर वाली वैल्यूज़ में से अगर मैं माइनस को कॉमन बाहर निकालूं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, z माइनस का था पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव था क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास z-1। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी वो सेम कॉपी होगी, dz/dx। नेगेटिव से नेगेटिव साइन क्या हो गया, कैंसिल। मेरे पास वैल्यू क्या बची, dz/dx बराबर हो जाएगा z-3 अपॉन z-1 के। अपनी इस इक्वेशन को दोबारा से कॉपी करेंगे। हमारे पास क्या था, dz/dx इज़ इक्वल टू z-3 अपॉन z-1। देखें अब हम इजीली वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, x को एक तरफ लिखेंगे और z वाली तमाम वेरिएबल्स को एक तरफ। अच्छा, जब मैं इनको दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड के रूल के तहत ये हमारे पास रेसिप्रोकल होकर उस तरफ पहुँचेगा, और dz/dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो सिंपली हो जाएगा z-1 अपॉन z-3 इंटू dz, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, dx के। देखिए z वेरिएबल पुट करने की वजह से हमने अपने क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। यही हमारा मकसद था, ताकि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट अप्लाई कर सकें। तो अब वेरिएबल्स जब सेपरेट हो चुके हैं तो अब हम इंटीग्रेट अप्लाई कर देंगे। टेकिंग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पे इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेट अप्लाई होगा z-1 अपॉन z-3 इंटू dz इज़ इक्वल टू इंटीग्रेट ऑन dx। अब देखें z-1 अपॉन z-3 का इंटीग्रेट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा डायरेक्ट। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ताकि हम इसके ऊपर ईज़िली कोई फार्मूला बना सकें। सही है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अभी मज़ीद। अब सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगी कि देखिए, मैं ये जो z-1 है, इस -1 को ब्रेक कर रहा हूँ 2 हिस्सों में, तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, z-3 और +2 अपॉन z-3। तो देखिए मैंने -1 को 2 हिस्सों में कर दिया, -3 + 2 में। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -1 बनेगा अगेन, तो इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। dz हमारे पास मौजूद है मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास आ गया dx। अब यहाँ पे मैं एलसीएम ब्रेक करूँगा। एलसीएम ब्रेक इस तरीके से होगा कि ये
z माइनस 3 है इसको एक टर्म कंसीडर करके अलग कर लूँगा और +2 को अलग कर दूँगा। जब दोनों को अलग करूँगा तो दोनों के साथ डिनोमिनेटर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी z माइनस 3 अपॉन z माइनस 3, और उसके बाद बीच में क्या है +2 अपॉन z माइनस 3, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास मौजूद है dz इज़ इक्वल टू इंटीग्रेट dx। z माइनस 3 से z माइनस 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचेगा 1 + 2 अपॉन z माइनस 3 इंटू dz इज़ इक्वल टू dx। dz को अंदर मल्टीप्लाई करा के ओपन करा देंगे तो dz इंटू 1 मेरे पास आ जाएगा dz प्लस 2 अपॉन z माइनस 3 मौजूद है मेरे पास, तो जब इससे dz मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 2 dz अपॉन z माइनस 3 इज़ इक्वल टू dx। अच्छा, अब मैं इंटीग्रेट अप्लाई करूँगा ब्रैकेट के अंदर, तो जब ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेट अप्लाई होगा तो dz के साथ अलग इंटीग्रेट लग जाएगा प्लस, अच्छा कांस्टेंट नंबर जो ऊपर लगा हुआ है 2 उसको मैं बाहर रखूँगा, कांस्टेंट नंबर पे इंटीग्रेट अप्लाई नहीं होगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या मौजूद है z माइनस 3 और साथ में आ गया dz इज़ इक्वल टू इंटीग्रेट ऑन dx। याद रखिएगा कि ये एक फार्मूला है हमारे पास कि जब भी हमारे पास नीचे वाली जो टर्म है जैसे कि यहाँ मौजूद है z माइनस 3, ये फंक्शन कहलाएगा हमारा। अगर हमारे फंक्शन की होल पावर से मुराद यानी कि अगर मैं इसके ऊपर ब्रैकेट अप्लाई करूँ तो ब्रैकेट के बाहर की पावर क्या है मेरे पास 1, तो जब भी होल पावर 1 होगी और इस वेरिएबल यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा। अगर मैं z माइनस 3 का डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास आएगा 1 क्यों आएगा, क्योंकि z का डेरिवेटिव 1 होगा और 3 कांस्टेंट नंबर है, अगर कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल मौजूद ना हो तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0, तो मेरे पास सिंपली क्या मौजूद होगा 1, तो z माइनस 3 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है मेरे पास 1। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद हो तो वो ln का फंक्शन कहलाता है। जब मैं उसके ऊपर इंटीग्रेट अप्लाई करूँगा तो वो वापस से क्या बन जाएगा ln की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ dz पे इंटीग्रेट अप्लाई करूँ तो ये z का डेरिवेटिव है तो वापस से क्या बन जाएगा z, तो z का डेरिवेटिव आ गया मेरे पास z प्लस 2 एज इट इज़ लगा रहेगा, कांस्टेंट नंबर है 1 अपॉन z माइनस 3, तो मैंने अभी आपको समझाया कि ये किसका फंक्शन है ln का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे ln और आगे आ जाएगा फंक्शन हमारा z माइनस 3। फिर से बता रहा हूँ, याद रखें इस बात को कि जब भी हमारे पास फंक्शन की होल पावर 1 होगी और उस होल पावर 1 का जो भी फंक्शन हमारे पास मौजूद है उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद है। z माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, किस तरह डेरिवेटिव ऑफ z 1 माइनस 3 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 + 0 1 जो कि ऊपर हमारे पास मौजूद है, तो ये ln का फंक्शन बनेगा। हमने लिखा 2 ln और आगे आ गया z माइनस 3 इज इक्वल टू, अब हमारे पास इंटीग्रेट अप्लाई हो रहा है dx पे। याद रखिएगा x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इंटीग्रेट अप्लाई होगा तो उसके आंसर में +c यानी कि कांस्टेंट अप्लाई होता है। किस तरीके से आप ये देखें कि dx का इंटीग्रेट मेरे पास आएगा x। अब ये x कैसे आया, देखें हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेट ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। आपने डेरिवेटिव में क्या सीखा, डेरिवेटिव में आपने ये सीखा कि x की पावर को आप कर दें -1 और उसकी पावर को क्या बना दें कांस्टेंट। बेसिकली कांस्टेंट क्या हो रहा होता है वेरिएबल से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x की पावर आपके पास 1 थी तो इसका डेरिवेटिव क्या सीखा था अभी हमने पीछे कि 1 × x और x की पावर में से क्या हो जाएगा -1। तो अब इन्हीं प्रोसेस के रिवर्स प्रोसेस जो हैं वो इंटीग्रेट के होंगे। इंटीग्रेट के रिवर्स प्रोसेस क्या होते हैं, इंटीग्रेट के रिवर्स प्रोसेस ये होंगे कि पावर माइनस के बजाय होगी प्लस, पावर माइनस के बजाय क्या होगी प्लस, और जो पावर होगी वही अपॉन में मौजूद होगी। तो अगर मैं x का इंटीग्रेट ले रहा हूँ तो x की जगह तो अभी यहाँ पे कोई नंबर मौजूद ही नहीं है यानी कि 1 है, तो अब वो जो 1 है बेसिकली वो x की पावर 0 होने की वजह से, वो जो 1 आया था वो कैसे आया था x की पावर 0 होने की वजह से आया था। तो अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कराऊँ 0 + 1, सही है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x की पावर 1 और जो पावर होती है वही हमारे पास अपॉन में लगेगी, तो x का इंटीग्रेट क्या आएगा मेरे पास x। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म यानी कि c, ये सिर्फ x के साथ लगेगी क्योंकि x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी तमाम जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमारे पास z की जो वैल्यू थी, z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी
2x प्लस वाई, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास z की जगह आ जाएगा 2x प्लस वाई, साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस 2ln, z की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू x प्लस सी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद करता हूँ कि ऊपर सॉल्व किया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। बाकी ये है कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अपना नाम और अपना ग्रुप जो है वो लिख के मैसेज कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी सवाल हम यहाँ पे वीडियो में सॉल्व करेंगे उसका PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आपको बाद में भी हेल्प मिल सके। अच्छा, हमारा इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे बच्चे जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर किसी वजह से कोचिंग नहीं जा पाते, तो वो इजीली अपने घर पे बैठकर पेपर की तैयारी कर सकें और पेपर में उनको मदद मिल सके। और इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं जो कि अभी प्रीलिम्स पेपर में किसी कोचिंग के या फिर किसी कॉलेज के प्रीलिम्स पेपर में आया हुआ हो और उसमें आपको परेशानी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड कर दें। फ़िलहाल एक सवाल हमने ये सॉल्व किया है लॉन्ग का, इंशाल्लाह जल्द ही हम मज़ीद सवालात की वीडियोज़ भी अपलोड कर देंगे। इजाज़त चाहूँगा, शुक्रिया।